क्वेश्चन 18 का फोर्थ पार्ट। ओके, platinum solid, then we are having bromine, bromine negative, एंड इसका कंसंट्रेशन गिवन है आपको 0.010 डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव 0.030 m एंड वर्टिकली सेपरेटेड बाय हाइड्रोजन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपको इसमें नस्ट इक्वेशन लिखना है, डीएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। तो इस वाले सेल के बेस पे अगर हम बात करें तो इस वाले का और इस वाले का ये ऑक्सीडेशन हुआ है हमारा एंड ये हमारा रिडक्शन हुआ है। ठीक है, सो जब ब्रोमीन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करेंगे तो इस केस में क्या होगा, हमारा ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास नस्ट इक्वेशन होगी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑक्सीडेशन अमाउंट अपॉन रिडक्शन अमाउंट। ठीक है, जब हम ब्रोमीन से ब्रोमीन नेगेटिव लाएंगे एक सेकेंड, आपके क्वेश्चंस में दोनों साइड रिडक्शन दिए हैं, ब्रोमीन से ब्रोमीन नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव से H2, राइट। यहां पर हमारा ब्रोमीन भी रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन भी रिड्यूस हो रहा है। दोनों का रिडक्शन हो ये एक्चुअली पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए ये वाली जो सेल है ना, ये सेल सेटअप हमारा रॉन्ग है, इसमें हमारी रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी बिकॉज वी आर गिविंग द बोथ जो हमारे इलेक्ट्रोड है, यानी हमारा हाइड्रोजन वाला भी रिड्यूस हो रहा है और हमारा ब्रोमीन वाला भी रिड्यूस हो रहा है। सो अगर हमारे दोनों ही इलेक्ट्रोड रिड्यूस हो जाएंगे तो फिर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दिस ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर जैसे यही क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, तो उसमें लाइक बस इसमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है या टोटल एक पर्टिकुलर आंसर आना चाहिए? आंसर आएगा इसमें, क्योंकि इसमें ईएमएफ आपको कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, सर मतलब बता दीजिए क्वेश्चंस के दो पार्ट, दो क्वेश्चंस के पार्ट है ना, राइट द नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो नस्ट इक्वेशन तक तो हमें केवल इक्वेशन लिखना है एंड देन फिर हमें ईएमएफ कैलकुलेट भी करना है। कौन सा पार्ट बोला आपने, सेकंड वाला ना? सर थर्ड। थर्ड, ओके। प्लस 2 0.050 H2। ठीक है, इस वाली सेल में यहाँ पे ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे रिडक्शन है। तो पहले तो यहाँ से ऑब्जर्व करिए कि जब आपके पास टिन है, जब आपके पास यहाँ पे टिन है तो टिन जो है ना वो हमारे Sn से Sn2 पॉजिटिव में गया, दैट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है। और जब हम सेकेंड साइड ऑप्शन देखते हैं तो हमारा H पॉजिटिव से H2 आया है, दैट मीन्स इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ये थोड़ा एडिशनल रहता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू रिएक्शंस या अकॉर्डिंग टू आपके सेल, टिन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है तो टिन से टिन 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ 2। और इसी सेल में हमारा हाइड्रोजन अगर रिड्यूस हुआ है तो हाइड्रोजन ने रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिया है 1। लेकिन एज हम लोग कल पढ़े थे कि अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा एंड फॉर दैट हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, 10 + 2H पॉजिटिव
these electrons will get cancelled tin 2 पॉजिटिव प्लस 2H, और इस 2H को हम लोग लिख सकते हैं H2 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे? यहाँ तो कोई इशू है तो अभी आप बता दें। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, आप सेल से ऑब्जर्व करिए, सेल के पास जो हमारे पास टिन है, यहाँ टिन से 2 पॉजिटिव हुआ, सो टिन न्यूट्रल से अगर न्यूट्रल 2 पॉजिटिव हो रहा है, दैट क्वाइट क्लियर कि इस वाली प्रोसेस में इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया है। ठीक है, और इधर हमारा H पॉजिटिव से H2 बन रहा है, या फिर हम H पॉजिटिव से H बनाते हैं, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये इन्फो हमें सेल से या सेल जहां कहीं भी गिवन होगी उससे मिल जाएगी। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज किए या कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए। सो टिन ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो हम इस वाली रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, जनरलाइजेशन। ठीक है, और सेकेंड में हमने H पॉजिटिव से H2 लेना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अगर टिन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि अगर इसने 2 रिलीज किया तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने ही पड़ेंगे। बट एक्चुअली ये हमारा कैप्चर कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, सो अगर 2 यहाँ रिलीज हुआ तो 2 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम कंप्लीट रिएक्शन को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हम मैथमेटिक्स की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ अब ये हमारा 2H और ये हो जाएगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं अलग भी लिख लेता हूँ। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को मिलेगा 2H और 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इक्वल टू में मिलेगा अपने को हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है? अभी बताएं। ठीक है, सिंस इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्शंस को अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये वाली प्रोसेस हमें वहां पे सेल्फ ले लेनी पड़ेगी, कि एक्चुअली ऐसा तो नहीं कि जो हमें दिख रहा है लाइक यहाँ 2 चार्ज आया, 1 चार्ज डिसअपीयर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज केवल 1 हुआ। तो हम वहां से फाइंड आउट कर लेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। अगर आने वाला चार्ज और जाने वाला चार्ज सेम हो तो कोई इशू नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आने वाला चार्ज 2 यूनिट था और जाने वाला चार्ज 1 यूनिट है, तो दोनों डिफरेंस है, इस केस में हमें ये करना पड़ेगा। बट अगर आने वाला चार्ज 2 यूनिट था और जाने वाला भी 2 यूनिट हो, तो फिर कोई इशू नहीं है। जैसे जिंक वाली सेल में क्या रहता है कि जो चार्ज आता है वो भी 2 यूनिट होता है, और जो चार्ज जाता है वो भी हमारा 2 यूनिट होता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर हो गए, क्वाइट क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्टली 2 होता है, या जो भी चार्ज अपीयर है डिसअपीयर हुआ। बट ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आने वाला चार्ज अलग है और जाने वाला चार्ज अलग है, ये आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उस केस में हमें ये वाला प्रोसेस ऑप्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि सिमिलर आपके पास क्वेश्चन जो आपका 18 का फर्स्ट वाला हिस्सा है, फर्स्ट वाले में आपको Mg/Mg2 पॉजिटिव दिया है एंड कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर दिया है। यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर हो रहा है। सो यहाँ क्वाइट क्लियर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो गए? 2। बट इसी का जो सेकेंड पार्ट है आपका Fe2 पॉजिटिव, और यहाँ H पॉजिटिव से H2। सो यहाँ चार्ज आया कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से? 2 की वजह से, बट गेन कितना हो रहा है? 1। तो यानी सेकेंड वाली रिएक्शन में अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन कैसे निकालेंगे, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो अब अगर हम इतना प्रोसेस ले लेते हैं, और हमें ये क्यों करना है? क्योंकि अपने को फॉर्मूले में n की वैल्यू रखनी होती है ना। n की वैल्यू हो गई अगर अपने पास 2। दूसरी चीज थी, मैं आपको जो फॉर्मूला दिया था वो ये था, ई सेल इक्वल टू क्या रहेगा अपना? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ये जो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन है, ये डायरेक्टली ऐसे ही नहीं पुट कर देना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को सेट करना पड़ता है, इसलिए स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चंस पूछा गया नेक्स्ट इक्वेशन का। ये जो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन है, ये हमारी जो फाइनल रिएक्शन सम होके आती है उससे लेना है, राइट। सपोज कि पहले हमारा टिन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, फिर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एंड देन हमने यहाँ पे फाइनल इक्वेशन सेटअप कर ली। नाउ जैसा कि हम लोग लास्ट ईयर ही कांस्टेंट लिखते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफ यू मेमोराइज Kc, और रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में ना हो तो Kc की जगह हम क्या ले लेते थे? Qc। ये Qc हमारे इक्विलिब्रियम में क्या था? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस हम यहाँ केवल लेंगे चार्ज
की कंडीशंस, यानी क्यूसी हमारा प्रोडक्ट की साइड चार्ज केवल टिन का है और रिएक्टेंट की साइड चार्ज केवल हाइड्रोजन के ऊपर है। तो जो क्यूसी का एक्सप्रेशन सेटअप होगा, क्योंकि न्यूट्रल और सॉलिड स्पीसीज हमें क्यूसी के एक्सप्रेशन में लेना नहीं होता, तो ये टिन अपॉन एच पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ यहां तक कोई इशू है बताएं? ये आपको हर एक क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। नो इशू सर। तो अब जो सेल इक्वेशन सेटअप होगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज टू लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन की जगह हम लोग ये लिखेंगे H पॉजिटिव स्क्वायर। समझ में आया नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखना है? यस सर। ठीक है। नाउ अगर हमें यहाँ पे सेल ईएमएफ चाहिए तो इसको लिख लेते हैं पहले 591 अपॉन 2 लॉग टिन का कंसंट्रेशन है अपने पास 0.050 और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है अपने पास 0.02 स्क्वायर। ई नॉट सेल के लिए अपने को टिन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए होगा, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टिन कितना होता है, डेटा देख लेते हैं इसका। आपको डेटा गिवन होगा इसलिए कोई जरूरत नहीं है। सर बट वर्कशीट में इसका डेटा प्रोवाइड थोड़ी ना था। आप एनसीईआरटी की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम ओके में ये सर। गिवन होगा तो जरूरत नहीं है, डेटा लर्न नहीं करना है। सो यहाँ से 10 का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा वो आपको 0.15 मिलेगा और इसका 0 मिलेगा। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जहां जरूरत हो आप उस डेटा को यूटिलाइज करिए। अगर कोई डेटा कम हो तो आप गूगल करके निकालिए, बट हमें लेना उसी को है, मेमोराइज नहीं करना। सो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन साइड, ये हो गया हमारा रिडक्शन साइड। सो ई नॉट सेल अपने को मिलेगा ER माइनस EL, और इसमें रिडक्शन हुआ है हाइड्रोजन का माइनस 0.15 आप रखेंगे, सो वी विल हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ 0.15। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.15, ठीक है। सो ये रहेगा नेगेटिव का 0.15 माइनस का 0.0295, ये वाला लॉग में आएगा 0.050 माइनस 2 लॉग 0.020, ठीक है। ये लॉग वैल्यू आपको गिवन होगा, जो भी गिवन हो वैल्यू पुट करके इसका आंसर मार दीजिए, दैट्स इट। अगर लॉग नहीं आता तो मेरे को बता दीजिएगा, अगर, ठीक है, क्योंकि लॉग आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले हमने सेल लिया, सेल से हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हमने ये फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमने सेल रिएक्शन सेट की, सेल रिएक्शन के बाद हमने क्यूसी निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। ये पार्ट आपको एग्जाम में इतना हिस्सा रफली करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे मेन आंसर का सॉल्यूशन नहीं होता है, बट इसके अलावा हमारे क्वेश्चंस अगर आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस गलत होने का चांस बना रहता है। तो यहाँ से जो हमारी सेल बनेगी, तो उस सेल को हमने कैसे लिखा है, ई सेल, ई नॉट सेल 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये वाली वैल्यूज जो है उसको लिया। देन हमने इसका ई नॉट सेल निकाला, कितना मिला अपने को 0.15, 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग 0.050 और अपॉन में 0.020। देन इतने वाले पोर्शन में हम लॉग का आइडेंटिटी लगा देंगे, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू होता है हमारा लॉग m माइनस n, तो ये लॉग 0.050 हो जाएगा, लॉग 0.050 माइनस 2 लॉग 0.020। वैसे लॉग वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन रहेगा, बट बेसिक्स ऑफ द लॉग आपको पता हो, ठीक है। तो लॉग की वैल्यू यहाँ पे रखिए, देन आप सॉल्व करेंगे, आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिलेगा। कोई इशू हो तो बताइए। अगर आपको लॉग नहीं आता तो लॉग की क्लास आपको अलग से करनी पड़ेगी। सर लॉग डिफरेंशिएबिलिटी से सॉल्व होगा क्या? लॉग की वैल्यूज गिवन होंगी एग्जाम में, और लॉग टेबल हमें जरूरत पड़ेगी, ओके सर। ठीक है।
जब तक हमारे पास लॉग टेबल नहीं है हम लोग इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, वी हैव लिमिट्स है। अगर लॉग डेटा ही नहीं है तो फिर सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये ज्यादातर क्या करते ना, इस साल इन्होंने ऐसा लॉग के टर्म में ही मांग लिया था। तो इसका जो क्वेश्चन आया था उसमें इसके आगे हमें सॉल्व ही नहीं करना था, सीधे वहां पे क्लियरली बोल दिया कि आपको अपना आंसर लॉग की फॉर्म में ही दे देना है। तो हमारा आंसर फिर उस केस में यहीं पे खत्म हो जाता है। बट अगर लॉग वैल्यू दे देते हैं या लॉग टेबल दे देते हैं तब तो फिर आगे कैलकुलेट करेंगे। ज्यादातर एग्जाम में लॉग वैल्यूज गिवन होती है, टेबल आपको स्कूल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। एनी मोर क्वेश्चन? आंसर क्वेश्चन नंबर 1920। वर्कशीट का? यस सर। ओके, इस क्वेश्चंस में आपको पीएच गिवन है, पीएच 10 होता है, दे रखा है। पीएच और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बीच का एक फॉर्मूला है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच का फॉर्मूला होता है हमारा नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। ठीक है, सो इस बार आपके पास पीएच 10 है, इधर हमारा लॉग एच पॉजिटिव है, सो एच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इसमें 10 पावर माइनस 10 हो जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको पीएच गिवन था और पीएच के बेस पे आपको इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये हो गई हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एंड वी नो दैट कि हाइड्रोजन आयन का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, 2H इज इक्वल टू H2। तो यहां से जो हमारा सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला सेटअप होगा, H पॉजिटिव से H2 माइनस 0.059 अपॉन N लॉग M2 पॉजिटिव, ऐसे ही कुछ था अपना। हाइड्रोजन के केस में स्टैंडर्ड 0 होता है, N का वैल्यू 2 मिलेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पे H2 की वजह से कंसंट्रेशन का स्क्वायर आएगा और ये होगा 10 पावर माइनस 10 पावर 2। अगर हम इसका QC लिखते हैं ना इसी वाली रिएक्शन से, तो QC कैसे मिलेगा, H2 में 1 अपॉन H पॉजिटिव स्क्वायर, राइट। इसी वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देते हैं। सो 0.0295 लॉग 1 अपॉन 10 पावर माइनस 20। अच्छा, इसमें लॉग की वैल्यू की जरूरत नहीं है, फर्स्ट हो जाएगा आपका log 1 माइनस log 10 पावर माइनस का 20। सो वी विल हैव 0.0295, log 1 का वैल्यू 0 होता है और ये हो जाएगा माइनस का 20 log 10, एंड log 10 का वैल्यू भी 1 होता है। 0.295 इंटू ये तो 0 ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, देन 20 log 10 का वैल्यू 1 है तो इसको आप केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल हैव योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपका मिसिंग होगा, दैट्स वाई आपको इशू होगा। फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये क्लास 11 के लॉजिक को उठाया इन्होंने, इक्विलिब्रियम पीएच इज इक्वल टू जो पीएच का फॉर्मूला है। तो उस पीएच वाले फॉर्मूले से हम यहाँ से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन सेटअप करेंगे। ये हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन। अगर इक्वेशन नहीं भी आती नो इशू, बस हमारा ये ट्वाइस वाला आपको याद रखना है। तो यहाँ 1 अपॉन H पॉजिटिव स्क्वायर होगा, इस वाले में M पॉजिटिव की जगह H स्क्वायर आ जाएगा। 0 डिवाइड करेंगे log 10, log 1 अपॉन 10 पावर माइनस 2 है तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी ये रहता है log m माइनस log n का। ठीक है, ये वाला रहेगा और इससे ये log 1 माइनस log 10 पावर 20 हो जाएगा। देन हमारे पास एक और आइडेंटिटी रहता है n log m, तो ये log 10 पावर माइनस 20 log 10 है। 1 के मल्टीपल का लॉग वैल्यू ऐसे याद रखना है कि 1 के आगे जितना 0 होता है लॉग की वैल्यू उतनी ही होती है। जैसे 1 के आगे कोई 0 नहीं है तो लॉग की वैल्यू 0 है, 1 के आगे 1 0 लगा तो लॉग की वैल्यू 1 हो जाती है, 2 0 आएगा तो 2 हो जाएगी। यहाँ लॉग के आगे 10 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो 20 इंटू 1 अपने को क्या मिलेगा, 20। वी विल हैव द आंसर नाउ। कोई इशू यहाँ पे बताएं? नो सर। है कोई समझ? लॉग आता है आपको?
यस सर। तो ठीक है, लॉग में इशू हो तो बताएगा, क्योंकि लॉग करना पड़ेगा, अगर नहीं तो 2 लेसन्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रो एंड काइनेटिक्स। सर आई थिंक लॉग के 7 फॉर्मूलेज होते हैं ना? ओके सर। और कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी टॉपिक आना बाकी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके सर। ठीक है, आई थिंक 20 के बाद वाले सारे इसी पे होंगे। सो शैल वी प्रोसीड नाउ? सर 3 क्वेश्चंस थे बट वो थ्योरी बेस्ड थे। लास्ट के 3 क्वेश्चंस चेक। नहीं लास्ट के नहीं थे, मतलब बीच के 3 क्वेश्चंस थे बट वो थ्योरी बेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर आपने मैसेज किया था 14 15, ये था ना? 14 15 21 to 27 ऐसा कुछ। वो अलग टॉपिक के थे ना शायद। मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, ये 14 15 तो नहीं, 14 तो अलग टॉपिक का है। 14 में ये था ना, अंडर व्हाट कंडीशंस ई सेल एंड जी इज 0, ये हम लोग कर चुके हैं, अलग टॉपिक नहीं है। ई सेल 0 तब होता है ना जब सेल आपकी कहाँ जाती है, इज इट द सेल इन द इक्विलिब्रियम। Question number 14 is asking that write down the condition when the E cell 0 and the delta G 0. डेल्टा जी नहीं किया बट ई सेल हम लोग कर चुके हैं। सो रिकॉल इनिशियली जब हम लोग पढ़े थे जिस दिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उस दिन ये था ना कि सेल भाई प्रॉपर इधर से इधर सेटअप किए थे, करंट फ्लो होता रहता है। कुछ देर के बाद ये था कि सेल हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो सेल जब हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो हमारा ई सेल जो है वो 0 हो जाएगा। यानी ई सेल 0 होने के लिए सेल की कंडीशंस क्या है कि सेल इक्विलिब्रियम में हो। और सिंस डेल्टा जी जो है ये हमारा होता है फ्री एनर्जी, ये भी टॉपिक आएगा बट कुछ खास है नहीं इसमें। सो इसका फॉर्मूला ये होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, तो अगर ई नॉट सेल हमारा इक्विलिब्रियम के केस में 0 हो जाएगा, तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला अगर ई नॉट सेल 0 हो गया तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी अपने आप में 0 हो जाएगी, एंड देन डेल्टा जी सेल्फ इक्विलिब्रियम पे आने पे क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कोई करंट नहीं मिलता है, ये भी याद रखिएगा, और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होता रहता है बट जो वहां पे जो रिएक्शंस है वो हमारी न्यूट्रल होती जाती है, इसलिए कोई करंट नहीं मिलता अपने को। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 15, 14 से कोई इशू है? नो सर। Question number 15 is saying that it is 0.6 potential is given and इस साइन में नेगेटिव का मतलब क्या है? ठीक है, नेगेटिव साइन here denote that its electrode potential is less than hydrogen and it has the tendency to get oxidized. ठीक है भाई, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े थे ना जिसमें पॉजिटिव हाइड्रोजन से ऊपर होता है, नेगेटिव हाइड्रोजन से नीचे होता है। So based on this, यहाँ जिंक का इलेक्ट्रोड Question 15 is clear, but question 17 by mistake I have written wrong. ओके ठीक है, इसमें आपको ईएमएफ ही कैलकुलेट करना है। सेल रिएक्शंस गिवन है 2 Az positive 0.002 and we have nickel 2 positive 0.160 plus 2 Az, and it is also given that E cell आपको 105। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये रिएक्शन है, इसका कंसंट्रेशन इतना है, सिल्वर का कंसंट्रेशन इतना है और ई नॉट सेल गिवन है। तो सेल ईएमएफ कैलकुलेट करना है। अगेन कहां से शुरू करेंगे, यहां से देखते हैं।
सिल्वर के ऊपर 1 पॉजिटिव है, निकिल के पास 2 पॉजिटिव, मींस डिसअपियर होने वाला चार्ज और अपीयर होने वाला चार्ज अलग अलग है, इसलिए अपने को थोड़ी सी कैलकुलेशन रफली करनी पड़ेगी। निकिल 2 पॉजिटिव में गए, so that is nickel 2 positive, it will release 2 electron, and silver positive is going to silver, that means it is capturing only 1 electron। ठीक है, अगेन वही रूल है, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन तो लेना ही पड़ेगा। सो इक्वेशन हो जाएगी अपने पास निकिल प्लस Ag पॉजिटिव इक्वल टू निकिल 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag, और यहां से हम लोग क्यों कैसे लिखते हैं, निकिल 2 पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज स्क्वायर। यहां तक कोई इशू है? इतना पार्ट सही हो गया तो क्वेश्चन सही रहेगा। तो अब ले लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। E naught cell is given to you 1.05, 0.059 अपॉन 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो है बाय द मीन ऑफ रिएक्शन 2 एंड ऑक्सीडेशन इज ऑफ निकिल एंड रिडक्शन इज ऑफ सिल्वर। तो 1.05, 0.05 भी इसको लिख लीजिए, 0295 लॉग निकिल का वैल्यू है 0.160 एंड सिल्वर का वैल्यू है 0.002 स्क्वायर। 0.0295 log 0.160 upon 0.002 into 0.002, we can write it by this way, ये कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ यहाँ पे 10 पावर 3 आ जाएगा। So we will have 2 8 जा 16, 40। हम लोग इसको लिख सकते हैं 295 log 40 into 3 है, अब मैं इसको 4 into 10 पावर 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ठीक है, log 4 into 10 पावर 4। इस बार इस केसेस में आपको वैल्यू नहीं गिवन होगा क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू की जरूरत भी नहीं है। log 10 पावर 4, log 4 जो है ये हो जाएगा आपका log 2 पावर 2 और ये हो जाएगा हमारा 4 log 10। तो ये 2 log 2 मिलेगा प्लस 4, क्योंकि एज आई टोल्ड यू 1 के आगे जितना जीरो होता है उतना वैल्यू रहता है, एंड log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है प्लस 4। So 0.6010 plus 4, we will have 4.6010. 6010 को इग्नोर कर सकते हैं, 0.0295 and we will have 4.6010. Solve it and you will get your answer. ठीक है, this is only for log calculation, nothing else. इसको अलग से ही करेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है ना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। भाई ये वाला पार्ट हमारा रफली करेगा एग्जाम में, ये वाला पार्ट भी हमारा रफली करेगा। सो मेन फोकस केवल इतने पे रहेगा, इन क्लियर कट वी विल हैव द स्टेप मार्किंग एज वेल एज जो भी मार्क्स मिलना होगा मिल जाएगा, इससे कुछ खास मार्क्स मिलना नहीं है। एंड इवन आपके क्वेश्चन को लेंथी बनाएगा, बड़ा बनाएगा, लुक वाइज बहुत गंदा हो जाएगा, फिर मार्क मिलने में इशू होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। आपकी आवाज नहीं है मेरे को। सर नो इशू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? Sir, 9 and 11, these are theory based. 9 and 11, okay. Arrange the following in the order of the, इसको आप ऐसे करना जैसे हम लोग के पॉजिटिव वाला किए थे। तो इन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जाम में आपको गिवन होगा। अभी के लिए आप एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा लीजिए एंड उस डेटा के बेस पे इनको अरेंज कर दीजिए। जिसका डेटा कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका ज्यादा होगा वो कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, एज जैसे कि हम लोग 10th वाला किए थे। एंड सेम है ठीक है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट? तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, जिंक का नेगेटिव होता है। ठीक है, जिंक का उस केस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्टोर नहीं कर सकते।
एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, ये कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही हैं वर्कशीट में ज्यादातर, बट थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है और कुछ नहीं है, ठीक है। और एनसीईआरटी यस क्वेश्चंस सर। आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट और एग्जांपल। इन टेक्स्ट और एग्जांपल चाहे आपको समझ के आता हो, चाहे आपने रटा हुआ हो, आना जरूरी है। अगर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एग्जांपल नहीं आता होगा तो बोर्ड में आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। सो कल हम लोग नस्ट इक्वेशन कर लिए थे एंड फाइनल इक्वेशन ये थी अपने पास, ई सेल इक्वल टू -0.059 अपॉन n log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। डेरिवेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि डेरिवेशंस केमिस्ट्री में आते नहीं है। लास्ट में अगर कुछ नहीं बचेगा पढ़ने के लिए तब कर लीजिएगा इसको। तो ये वाली सेल हो गई हमारे पास। एज यूजुअल यूटिलाइज कैसे करना है इसको तो हम पहले ही देख चुके हैं। नाउ अगर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस ले लेते हैं, तो जैसे ही सेल हमारी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में आएगी तो जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन है इसकी जगह पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है भाई, क्योंकि ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन हम लोग कैसे लिख रहे थे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख रहे थे। तो सिमिलरली जैसे ही रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में आएगी वैसे ही इसकी जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड इक्विलिब्रियम में आते ही हमारा जो ई नॉट सेल है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल अपॉन एन, यहां पे किसी रख देते हैं और ई नॉट सेल की जगह पे हम 0 रख देते हैं। ठीक है, तो ई सेल जो हम नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे ये इक्वल हो जाएगा हमारा इसके इन द नेगेटिव रिलेशन। सेल पोटेंशियल, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, दिस इज द नॉर्मल सेल पोटेंशियल। Cell potential is equal to the 0.059 upon n, wherein is the again number of electron exchange and Kc is the equilibrium constant. जब अपने को Kc कैलकुलेट करना होगा तो कैसे लेंगे, log Kc is equal to n E cell divided by 0.059 माइनस साइन भी इधर भेज देते हैं, तो Kc की इक्वल टू में ये आ जाएगा n E cell डिवाइडेड बाय 0.059, ऐसे मिलेगा Kc। एंड फॉर सॉल्विंग पर्पस इतने पार्ट को हम लोग किस में लेके जाएंगे, एंटीलॉग में। ठीक है, नॉर्मली तो ई सेल ये एंटीलॉग जैसे लॉग होता है, आपकी एनसीईआरटी में पीछे टेबल गिवन होगी एंटीलॉग की। ठीक है, ये 10 की पावर में इसलिए चला गया है, कहीं पर भी अगर लॉग Kc इक्वल टू, अभी हम लोग फॉर्मूला यूटिलाइज किया था ना जहाँ पे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन था, सो हम लोग H पॉजिटिव इज इक्वल टू लिख लिए थे 10 पावर माइनस pH। ठीक है, तो जब एक साइड से लॉग जाएगा तो दूसरी साइड जो भी वैल्यू होगी वो 10 की पावर में आ जाएगी। ठीक है, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल जो है वो हमारे फॉर्मूला ही होते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इवन आप ऐसे याद रखिए कि लॉग x इज इक्वल टू, अगर आपको y गिवन है तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 10 पावर y। इन दिस केस दिस इज अ फॉर्मूला फॉर लॉग। ठीक है, तो बस यहाँ पे थोड़ा यूटिलाइज करना अलग है, मीन्स ये नहीं कि हमारा आंसर यही खत्म हो गया। आपके पास क्या होगा, ई सेल के लिए डेटा गिवन होगा और समटाइम्स ई सेल दे देते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इतना लेंथी नहीं पूछते कि आप पूरे 3 घंटे की न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहे, शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो ई सेल में हमें ई सेल दे दिया जाता है 0.059 अपॉन n, ये तो मिल ही जाएगा। एंड केसी अगर हमें कैलकुलेट कराया जाता है तो लॉग केसी में हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वो हमारा 10 की पावर में चला जाएगा एंड 10 की पावर में जाने के बाद हमें उसका एंटीलॉग देखना पड़ेगा और एंटीलॉग वैल्यूज अगर गिवन है देन इट विल बी आवर आंसर, अदरवाइज हमारा फाइनल आंसर वही एंटीलॉग लिख के इसको छोड़ देना है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एनी प्रॉब्लम विद दिस? नो सर। ठीक है, यहीं से हमारे पास अगर कोई सेल है, कोई भी सेल है, सपोज अगर हमारे पास कोई बैटरी है तो उस बैटरी का कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ वर्क होगा। से हमारे मोबाइल की बैटरी है, उस मोबाइल की बैटरी की एक लाइफ होती है कि हमें ये 24 आवर चलेगी या
48 आवर्स का बैकअप है, 7000 mAh या 48 आवर mAh, कितनी देर इस बैटरी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये उसकी कैपेसिटी से डिसाइड होता है। तो किसी भी बैटरी की एक लिमिट होती है कि हमें ये हमारे इतनी देर वर्क करेगी। अगर आपने किसी के ऐड को प्रॉपर्ली देखा हो तो उस बैटरी के साथ एक कंडीशन लगाई जाती है कि ये हमारी 4 डेज या 7 डेज वर्क करेगी अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस। नाउ कंडीशंस अप्लाई करने का मतलब है कि हम वहाँ पे टेम्परेचर सेट करें या हम उसकी परफॉर्मेंस कैसे लेते हैं। लाइक किसी मोबाइल की बैटरी को अगर बोल दिया गया कि हमें ये 7 डेज चलेगी एंड मैं उसमें बैठ के गेम खेल लेता हूँ, तब तो फिर वो 4 घंटे बाद ही डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर हर एक बैटरी से एक कहानी आती हुई कि हमारे पास कोई भी बैटरी है या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, समथिंग वी आर एक्सपेक्टिंग। लाइक कि हमने एक मोबाइल लिया जिसकी बैटरी हमारी 7000 mAh की थी एंड वी होप दैट कि ये हमारी सो हमारे पास ये इन्वर्टर बैटरी है, सो हम ये मानते हैं ना कि ये एक्सपेक्टेशन है कि इतनी देर वर्क करेगा। वी आर एज्यूमिंग दिस। एनी प्रॉब्लम? Sir, your voice is not clear. सेकेंड। अब ठीक है? तो इस बैटरी में क्या रहेगा ना, समटाइम्स वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड समटाइम्स जो अपने को मिलता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। दो कंडीशंस रहती हैं हमारे पास। कोई भी बैटरी होगी, वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम दिस एंड वी आर एक्चुअली हैविंग समथिंग फ्रॉम दिस। जैसे कि अगर हमने कोई स्कूटी या बाइक या कार ली तो उसकी स्पीड हमें मार्क होके मिलेगी 160 kmph कि ये एक्सपेक्टेड, यानी कि 160 kmph का हमें ऑन रोड अगर हम लेके आएंगे तो इतनी स्पीड हम इसकी मैक्सिमम ले सकते हैं। बट एक्चुअली जब हम उसको ऑन रोड लेके आते हैं एंड हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो हमें 160 की जगह बेसिकली 140 kmph के अप्रॉक्स की स्पीड मिलती है। ठीक है, कोई भी बैटरी अगर हमने लिया है तो उसका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो 7000 है तो 7 डेज चलेगा, बट वो हमारा 3 डेज के बाद डाउन हो जाता है। या फिर कोई भी बैटरी जो है स्कूटी ली, हमें स्पीड उसकी दिखाई है कि हमें 160 है सर, बट हम जब उसको लेके आते हैं, ये हमेशा होता है, हर चीज के साथ होता है, तो उसका एक्चुअल हमें कितना मिलेगा 140। या हम कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेटअप किया एंड एक्सपेक्ट किया कि इसका पोटेंशियल होगा हमारा 1.1 वोल्ट का, बट हमें मिला कितना 0.75। सो जो एक एक्सपेक्टेशन है किसी भी सेल से या किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एंड एक हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। जो एक्सपेक्टेशंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क। वी आर एज्यूमिंग दैट कि ये इतना वर्क कर सकता है। और जो एक्चुअल परफॉर्मेबल वर्क होता है, कहीं से भी हमें जो एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल रही है, इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को ही हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी, दैट इज डेल्टा जी। कोई कितना वर्क कर सकता है, दिस इज द एक्सपेक्टेशंस, रियलिटी नहीं है। ठीक है, रियलिटी कुछ अलग है। जो एक्सपेक्टेशंस है, इतना वर्क हो सकता है, इतनी परफॉर्मेंस हो सकती है, इतने घंटे हम काम कर सकते हैं, दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्क। ठीक है, कि इतनी देर हम वर्क कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क, दैट इज डब्ल्यू। बट हम एक्चुअल में उससे हमेशा थोड़ा कम होते हैं। ठीक है, वेदर इट इज अवर वर्किंग पोटेंशियल और अवर हमारे जो टारगेट होते हैं वो भी हमारे उससे थोड़ा कम ही रहते हैं। तो इस केस में जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वर्क से यानी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी स्लाइटली कम होगी। इन दैट केस जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, डेल्टा जी। तो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेबल वर्क जो है वो हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक वर्क हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क हो गया, बट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस अपने को मिल रहा है दैट इज फ्री एनर्जी। नाउ फ्री एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड कैसे होगा, इसका अपने को फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ये ई नॉट सेल नस्ट इक्वेशन वाला नहीं है, बी वेरी केयरफुल। ये ई नॉट सेल केवल आर माइनस एल से कैलकुलेट होने वाला है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो हम यहाँ से ई सेल इक्वल टू डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वैल्यूज तो चाहिए ही है, तो वो अपने को गिवन होती है। एफ की वैल्यू फिक्स होती है 96500, आपके एनसीईआरटी में 964800 दिया है, आप 964800 की जगह डायरेक्टली इसको 96500 फैराडे यूटिलाइज करिए। और एन हमारा इस केस में नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन है। फॉर मेमोरी इतना याद रखिए, दैट इज इट्स फ्री एनर्जी, और ये हमारा क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेबल वर्क। ठीक है, अगर डिफाइन करने को है, आज तक नहीं आया, आगे आ जाए तो पता नहीं। डेल्टा जी हमारा फ्री एनर्जी है, तो एक्चुअल परफॉर्मेबल वर्क होगा। कैलकुलेट करने के लिए भी इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इससे केवल एक इसमें एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, हर बार उसी को पूछा जाता है घुमा फिरा के। ठीक है, जितनी बार भी फ्री एनर्जी का क्वेश्चन है वही सेम एग्जांपल आपको हर बार मिलेगा, बस केवल न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पे चेंज होती है। तो डेल्टा जी हमारा क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो गया, ई आर माइनस ई एल से निकाल लेंगे, एंड ई डेटा अपने को गिवन होगा तो टेंशन फ्री। ठीक है, फैराडे एक्सचेंज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वैसे ही निकालेगा आप जैसे कि हम लोग नस्ट इक्वेशन है, इक्वेशन का चार्ज देख के कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, एन को हमें वैसे लेना है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है नहीं। कोई इश्यू है इसमें बताए? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला जो अपना पार्ट है, यानी जो पहला पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वैसे तो अपने इसको टोटल 3 पार्ट लेना है। पहला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है, दूसरा पार्ट आयनिक कंडक्टेंस का है, थर्ड पार्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल का है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बहुत कुछ है नहीं, थोड़ा सा ही है, बाकी सब सिलेबस से हट गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला जो पार्ट है वो अपना यहीं तक था। इससे रिलेटेड टॉपिक्स थ्योरी में इससे ज्यादा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, थ्योरी दैट्स इट्स सफिशिएंट, आप अपने नोट्स पढ़िए एंड एनसीईआरटी रीड करिए, इसके अलावा आपको थ्योरी कहीं से नहीं पढ़ना है। इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने वर्कशीट से कर लिए, आप अपनी एनसीईआरटी से भी कर लीजिए, एंड बाकी आपके जो भी सोर्सेज है वहां से भी आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की जरूरत बहुत। नाउ द सेकेंड पार्ट, आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस में जो कंडक्टिंग, वैसे तो जो हमारे मेटल होते हैं वहां पे कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो वहां पे करंट फ्लो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो वैकेंसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। बट इन केस ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होगी या करंट हमारा मूव करेगा, तो यहाँ पर जो फ्लो होगा वो बिकॉज ऑफ आयंस होगा। अगर यहाँ पर आयन नहीं है तो आयनिक कंडक्टेंस नहीं है, जब तक आयन नहीं होगा तब तक आयनिक कंडक्टेंस नहीं होगी। सपोज जो हमारी इन्वर्टर बैटरी होती है उसमें करियर ऑफ करंट जो है वो सल्फेट आयन होता है, या हमारे जो मोबाइल की बैटरी है उसमें करियर ऑफ करंट लिथियम आयन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो बिकॉज ऑफ आयंस होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हम लोग यही पढ़े थे, जो करंट फ्लो हो रहा था वो हमारे इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था, करियर ऑफ करंट वहां पर आयन नहीं था। लेकिन अब की बार जो करंट होगा, जैसे कि हमारा प्योर वाटर कैसा है, इंसुलेटर, बट अगर हम उस वाटर में कॉमन सॉल्ट मिला दे तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, कंडक्टर। तो सॉल्टी वाटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, दिस इज द केस ऑफ आयनिक कंडक्टेंस। हर एक का आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, जिसका आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मीन्स लाइक हमने ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। हमने फ्रक्टोज डिसॉल्व किया तो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होगा। हमने प्रोटीन को डिसॉल्व किया तो भी जो सॉल्यूशन है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होगा। अगर हम कॉमन सॉल्ट, केसीएल, मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसा कोई कंपाउंड डिसॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड्स जिनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो बेसिक डेफिनेशन रहेगा, सीधी सी बात ये है, हमारे वो कंपाउंड्स रहेंगे जो सॉल्यूशन में जाने पे क्या हो जाए भाई, डिसोसिएट हो जाए। अगर ये डिसोसिएट हो गए तो फिर ये आयंस देंगे, और अगर आयंस है तो आयन मूव करेगा, और आयन मूव करेगा तो करंट मिलेगा। सारी कहानी कहाँ पे अटक गई, डिसोसिएशन पे। अगर डिसोसिएशन होगा तो करंट फ्लो होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो सिंपली इलेक्ट्रोलाइट वो है जिनको हमने वाटर या किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो वो डिसोसिएट होकर अपने को क्या दे देते हैं, आयंस दे देते हैं। अगर वो डिसोसिएट होकर आयंस दे देंगे तो सॉल्यूशन सेल्फ कंडक्टर हो जाएगा, और अगर वो डिसोसिएट होकर आयंस नहीं देंगे तो सॉल्यूशन हमारा किसी भी हाल में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो ही नहीं सकता। सो इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड है जो वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या हो, डिसोसिएट हो, डिसोसिएट होने के बाद क्या करे, आयंस दे, आयंस के बाद क्या हो, वहां पर करंट फ्लो हो जाए। तो ऐसे किसी भी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। लाइक एग्जांपल हो गया अपना NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, मेजॉरिटी आयनिक कंपाउंड। दो पार्ट का रहता है,
One is strong electrolyte and the second is weak electrolyte. इस बार का क्वेश्चन यहां से था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक हमारे पास कुछ आयंस हैं जिनको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो उनके पास जितने भी एटम थे, कोई भी हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया और वो 1 2 3 4 5 6 जितने भी एटम से मिलकर के बना हुआ था, वो सारे एटम उसके क्या हुए, डिसोसिएट होकर आयंस में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि हमारे पास NaCl है, 2 एटम है यहाँ पे, सोडियम का और क्लोरीन का। तो जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो अपने को सोडियम और क्लोरीन मिलेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं तो अपने को 2 आयंस मिलेंगे, एक तो कैल्शियम आयन मिलेगा और दूसरा क्लोराइड आयन मिलेगा, और ये कंपाउंड केवल 2 ही एटम से मिलकर के बना हुआ था। तो ऐसे सारे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व करने पे अपने सारे एटम को किस में कन्वर्ट कर दें, आयंस को। ऑल एटम दैट इट हैव आर कन्वर्टेड टू आयंस। ठीक है, दोज कंपाउंड्स which on dissolving in water release all its ions or release all its atoms into ions that are capable to flow the current will be termed as strong electrolyte. सेकेंड पार्ट हमारे पास कौन सा आता है, वीक। अपोजिट टू दैट, जिनके पास एटम तो बहुत सारे होंगे लेकिन ये अपने सारे एटम को सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं करेंगे। इसके पास कई सारे एटम थे लेकिन उसने रिलीज उतना ही पार्ट किया जितना उसके साथ आयनिक बॉन्ड में था, दैट इज सोडियम। बाकी जो कोवेलेंट वाला रहेगा उसको ये रिलीज नहीं करेगा। तो ऐसे वाले कंपाउंड जहां पर वो अपने सारे एटम को रिलीज नहीं कर सकता है या सारे एटम को रिलीज नहीं करता है, वो हमारे कैसे हो जाता है, why do we say that these are strong and these are weak? Because they flow the current very easily and very quickly and they flow the current slightly weaker than as compared to the strong. जो भी इफेक्ट, जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग वाले में फास्टर होता है, वीक वाले में वीकर होता है। लाइक अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेके वहां से करंट को पास करते हैं तो स्ट्रॉन्ग वाला हमारा क्विक करंट पास करेगा, बट वीक वाले में हमारा करंट उतनी देर तक नहीं होगा या थोड़ी देर के लैग कर करके फ्लो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। जैसे कि कोई बैटरी हमारी प्रॉपर पुरानी हो चुकी है, तो ओल्ड बैटरी के केस में क्या होता है कि अगर हम उसमें वाटर बहुत ज्यादा मिला दें तो फिर उसका हमारा बैकअप डाउन हो जाता है। दिस इज द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो स्ट्रॉन्ग, वीक एंड इलेक्ट्रोलाइट, इन तीनों टर्म्स में कोई इशू है, कोई इशू? नो सर। ठीक है, वैसे तो यहाँ वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछते बट इसके बिना अपना काम भी नहीं चलता। तो आयनिक कंडक्टेंस से हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में हमने यहाँ पर एक मेटेलिक रॉड ले लिया। वन साइड वी आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज और द सेकेंड साइड वी आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोड है, ये हमारा प्योर वाटर है। सिंस ये हमारा प्योर वाटर है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ही नहीं। अगर यहाँ पर कोई आयन नहीं है तो अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड को डिसॉल्व भी कर दिया, इलेक्ट्रोड को पुट भी कर दिया, तो भी इस केस में हमारा यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास कोई आयन ही ऐसा नहीं है जो करंट को मूव करा सके, या हमारे पास ऐसी कोई चार्ज स्पीसीज ही नहीं है जो इस करंट को मूव कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर से हमने NaCl को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है ना, अब अगर हम यहाँ पर करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा इस सॉल्यूशन में एंड सोडियम हमारा इस तरफ मूव कर जाएगा एंड क्लोराइड हमारा इस तरफ मूव कर जाएगा। दिस इज द केस ऑफ आयनिक कंडक्टेंस। यानी करंट तो फ्लो हुआ है लेकिन करंट किसकी वजह से हुआ है, इन वाले आयंस की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अगर ये आयंस हमारे फ्लो करते हैं, अब हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन में एक सोडियम या एक क्लोरीन तो होगा नहीं कि भाई तुम इधर मूव कर गए और तुम इधर मूव कर गए। हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें कई सारे पॉजिटिव आयंस होंगे, कई सारे नेगेटिव आयंस होंगे, बहुत सारी कहानियां होंगी। इन शॉर्ट, हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है, इसके सराउंडिंग में कई सारे नेगेटिव आयन होंगे क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में कई सारे पॉजिटिव आयंस होंगे। यानी एक आयन अपोजिट चार्ज वाले से सराउंडेड है, अपोजिट चार्ज वाले से क्राउडेड है, दूसरा आयन अपने अपोजिट चार्ज वाले से यहाँ पर क्राउडेड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर चार्ज लगाता हूं पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, तो ये वाला पॉजिटिव आयन हमारा इधर मूव करने की कोशिश तो करेगा क्योंकि इसको जाना अपोजिट चार्ज की तरफ है, लेकिन इसके साथ में जो नेगेटिव आयन है ये इसको क्या करेंगे, पुल बैक। पॉजिटिव हमारा नेगेटिव की तरफ जाना चाहता है क्योंकि उस तरफ का चार्ज ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, पावरफुल ज्यादा है, बट इसके सराउंडिंग में जो नेगेटिव आयंस थे ये क्या करेंगे, इसको वापस बैक करेंगे।
यानी इसकी जो मोबिलिटी है फ्रॉम हेयर टू देयर, इट विल बी अफेक्टेड बाई दीज आयंस, ठीक है। यानी मूव तो करेगा क्योंकि ये पावरफुल है, बट इसका जो मूवमेंट होगा, एक तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ पुश बैक, तो इस केस में क्या होगा कि इस आयन का मूवमेंट तो होगा, और जब इस आयन का मूवमेंट यहां तक होगा तो करंट तो होगा, लेकिन ये वाला करंट अफेक्टेड होगा किससे, जो इसकी सराउंडिंग के आयंस हैं, ये वाले उस आयन को मूव करने ही नहीं देंगे। सिमिलरली अगर ये वाला पॉजिटिव अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो ये काउंटर वाली प्रोसेस वही हो जाएगी भाई, अगर निगेटिव इधर जाना चाह रहा है तो पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी आयन के सॉल्यूशन में करंट फ्लो तो होगा, इट्स क्वाइट क्लियर, लेकिन जो करंट फ्लो होगा वो सराउंडिंग के आयंस, कितने आयंस, कैसे आयंस अट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर एक ही आयन था, कोई इशू नहीं है। अगर मैं मान लूं कि इनके पास बहुत सारे आयंस थे, थोड़े से ज्यादा, कोई बात नहीं भाई, इधर वाला इधर मूव कर गया, इधर वाला इधर मूव कर गया, बट अगर मैं ये मान लूं कि ये कंडीशन बहुत ज्यादा क्राउडेड होगी, तो अब आयन को मूव करने में इशू होगा। ये बिल्कुल वैसी है कि अगर हमें एक खाली रोड पे ड्राइविंग करनी है, इट्स वेरी इजी, बट अगर हमें एक क्राउडेड रोड पे ड्राइविंग करनी है देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो वेन एवर वी आर मूविंग ऑन अ क्राउडेड रोड, वी कैन से कि रोड के पास जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। Since road is very crowded, so it's not possible to move freely as compared to the free road. So whenever there is high resistance, that is high traffic or high number of people are present on the road, we are not capable to drive very well. So इस केस में हम क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस हमारी बहुत ज्यादा है। अगर हमारी रोड फ्री है तो हम आसानी से मूव कर सकते हैं, इस केस में हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस हमारी बहुत कम है। सो सिमिलरली जब आयन हमारा यहाँ से यहाँ मूव करेगा और आयन हमारा यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, इन दोनों केस में, तो आयन जब हमारा यहाँ से यहाँ मूव करेगा या इधर से इधर मूव करेगा, तो यहाँ पर कोई भी क्राउडिंग नहीं, द मोमेंट विल बी वेरी फ्री। बट यहाँ पर तो बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, थोड़े और आयन बढ़ा देते हैं, एक्सेस में क्राउडिंग है, तो यहाँ पर आयन मूव तो करेगा, लेकिन इस आयन को मूव करने में एज कंपेयर टू इश्यूज आएंगे। दिस इज लो रेजिस्टेंस एंड इट इज द केस ऑफ हाई रेजिस्टेंस। तो जब हमारे पास हाई रेजिस्टेंस हो जाएगी और लो रेजिस्टेंस रहेगी, तो इस केस में आयन जब हमारा आगे मूव करके जा रहा होगा तो करंट आसानी से फ्लो करेगा। अगले वाले केस में जब हमारा आयन मूव करके आगे जाएगा तो करंट मुश्किल से फ्लो करेगा। तो जो करंट की कैपेबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंडक्टेंस। आयन जितना ज्यादा आसानी से मूव कर सकता है उतना ही ज्यादा आसानी से वो इलेक्ट्रॉन के वो करंट को उतना ही आसानी से कंडक्ट कर सकता है। जितना इजी होगा उसको मूव करना, करंट कैरी करना उसके लिए उतना ही आसान होगा, एंड इट विल बी द प्रोसेस ऑफ कंडक्टेंस। अपोजिट टू दैट, जितना मुश्किल से आयन मूव कर पाएगा उतना ही मुश्किल होगा उसके लिए करंट को कैरी करना, एंड उतना ही लेस होगा उसके लिए कंडक्टेंस। कैपेबिलिटी ऑफ एन आयन टू फ्लो द करंट इज कंडक्टेंस, एंड इट कंडक्टेंस, दिस कंडक्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, दैट कितना आयंस ज्यादा प्रेजेंट है या कितना आयंस कम प्रेजेंट है। कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं C से, एंड रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं R से। सो C will be inversely proportional to और C will be equal to 1/R। यानी अगर हमारे पास सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा आयंस हैं तो करंट बहुत मुश्किल से फ्लो होगा क्योंकि उस केस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। बट अगर हमारे पास सॉल्यूशन में बहुत कम आयन है, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, करंट इजीली फ्लो होगा, दैट इज कंडक्टेंस बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि ऐसे केसेस में हमारे पास जो नंबर ऑफ आयंस है वो बहुत कम रहेंगे। तो C यानी पहली टर्म जो हमारी यानी कंडक्टेंस है वो क्या है हमारी, C इक्वल टू 1/R। इसकी यूनिट रेजिस्टेंस का अपोजिट ओम इनवर्स। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद एक और टर्म आती है, द फर्स्ट टर्म इज रेजिस्टेंस एंड इट इक्वल टू 1/R। हाउ मच यू हैव टू मेमोराइज द डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C और G से, एंड C इक्वल टू होता है 1/R। अगर रेजिस्टेंस आया है तो रेजिस्टेंस के साथ इसका छोटा भाई भी आएगा, और इस केस में दूसरी कंडीशंस रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टिविटी ही होती है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू ρL/A होता है। तो अगर R आया है तो ये भी आएगा और इसके रिश्तेदार भी आएंगे, ठीक है।
तो पहली कहानी हमारी क्लियर हो गई, C = 1/R। दूसरी कहानी में लेके आते हैं रेजिस्टेंस को, रजिस्टिविटी को। रजिस्टिविटी किसी मटेरियल का कैरेक्टर होता है, इसको हम बोलेंगे कप्पा। एंड कंडक्टिविटी जो है वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहेगी किसके, रजिस्टिविटी के। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ रजिस्टिविटी। अच्छा, मटेरियल के केस में तो हम रजिस्टिविटी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इस केस में हम किसको देखेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ आयंस। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना आयन प्रेजेंट होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी रजिस्टिविटी होगी। एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी कम नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे उतनी ही कम उसकी क्या होगी, रजिस्टिविटी। से हमारे पास प्योर कोल्ड ड्रिंक, दिस इज द केस ऑफ हाई रजिस्टिविटी। हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है प्लस हमने उसमें बहुत ज्यादा वाटर ऐड कर रखा है, दिस इज द केस ऑफ लो रजिस्टिविटी। तो अगर हमारे पास कंडक्टिव रजिस्टिविटी हाई रहती है तो इस केस में हमारी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी, और अगर हमारी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी तो कंडक्टिविटी हमारी बहुत कम हो जाएगी। यानी कंडक्टिविटी हमारे डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस पे। तो जो पर यूनिट वॉल्यूम हमारे नंबर ऑफ आयंस होंगी दैट डिफाइन द कंडक्टिविटी। सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे पूछे है कंडक्टिविटी की, देन इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। अल्टरनेटिवली अगर हमें इसकी कंपैरेटिवली देखना है तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो गया हमारे किसी सॉल्यूशन की रजिस्टिविटी। यानी जो हाई क्राउडेड जोन है उसकी रजिस्टिविटी ज्यादा है, उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। लो क्राउडेड जोन है उसकी रजिस्टिविटी कम है, उसकी रेजिस्टेंस भी कम है। तीसरी कहानी हमारे पास जो बची है L/A। तो उससे यहां तक कोई इशू है, अभी बताएं। नो सर। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है और ये सॉल्यूशन है। ये इस इलेक्ट्रोड का लेंथ होगा और ये इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है, तो ये जो लंबाई है इसकी या लेंथ, ये क्या हो जाएगी हमारी लेंथ, और ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। L/A के रेशियो को हम एक टर्म देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि कभी भी इस सेल के साथ कुछ भी हो जाए, आयंस रहे ना रहे, आयंस खत्म हो गए, मूव कर पा रहे नहीं कर पा रहे, व्हाटएवर इज द कंडीशन, इस इलेक्ट्रोड की लेंथ और इस इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स व्हाई L/A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। अगर हम इस सेल की कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा। सो L/A जो है वो हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सेल हमारा चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूटेड हो, L/A का उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, डेफिनेशन या रिलेशन हम कहां से लेके आएंगे, इसको L/A ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 1/ρ इधर, 1/r इधर, L/A इधर। 1/ρ हमारा कंडक्टिविटी हो गया, 1/r हमारा कंडक्टेंस हो गया, इक्वल टू C इंटू L/A। सो L/A आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। तीन क्वांटिटी आपकी डेफिनेशंस वाइज क्लियर है, कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड द लास्ट वन इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी टू द कंडक्टेंस। डायग्राम बना के दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन है। L इज द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, L/A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, एंड कब कंडक्टिविटी ज्यादा होगा कब कंडक्टिविटी कम होगा, रजिस्टिविटी कब ज्यादा होगा कब कम होगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो रजिस्टिविटी हाई रहेगा, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो रजिस्टिविटी लो रहेगा। इतने टॉपिक से कहीं से कोई समस्या है? नो सर। ठीक है, इतना आप नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ तक की रीडिंग कर लीजिएगा। कोई इशू है तो मेरे को बताएगा। ठीक है, आज के लिए इतना। एंड सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, शायद मैं कर ले लूँ आपकी क्लास। ठीक है, ओके सर।